नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सबका स्वागत है हमारी YouTube क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रिस्पायरेशन को देख लिया था। ह्यूमन रिस्पायरेशन में ब्लड जो होता है, रुधिर जिसको कहते हैं हिंदी में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है कि वह परिसंचरण यानी परिवहन का काम करता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। मानव रक्त, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड और कभी कभी रुधिर भी कहते हैं, यह होता क्या है? तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी जीवित ऊतक है। तरल संयोजी है और जीवित भी है। और किस प्रकार का है? तो परिसंचारी ऊतक। परिसंचारी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को परिवहन करने वाला या ढोने वाला। और क्या है? रक्त में लगभग 91% जल है। जो रक्त होता है उसमें 91% जल की मात्रा होती है। अब आते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इसके अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? हिमेटोलॉजी। और इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 7.4 होता है। 7.4 हो जाएगा। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो एक आदमी में इसकी मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर। यह मेल में होता है 5 से 6 लीटर। और फीमेल में कितना होता? तो फीमेल में मेल से आधा लीटर यानी 1/2 लीटर कम होता है। कितना कम होता है? तो आधा लीटर लगभग कम होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में। और ये जो ह्यूमन ब्लड है वह हमारे शरीर का, संपूर्ण शरीर का 7 से 8% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है? 7 से 8% जो भाग है, जब पूरा जो शरीर बना होता है उसका 7 से 8% भाग ह्यूमन ब्लड होता है। फिर आते हैं कि रक्त बनाने वाली कोशिकाएं। अब रक्त बनाने वाली हीमियोटिक कोशिकाएं, क्या कहेंगे? हीमियोटिक कोशिकाएं यानी हीमियोटिक सेल्स। और रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? तो रक्त निर्माण की क्रिया को हीमियोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हीमियोसिस। अब जो मानव रक्त है वह बनता कैसे है और कहाँ पर बनता है? जब बच्चा माँ के पेट यानी गर्भाशय में होता है तब ब्लड का निर्माण उसके यकृत यानी लीवर और कहाँ पर होता है? प्लीहा जिसको हम कभी कभी तिल्ली भी कहते हैं। तो इन दोनों में खून का निर्माण होता है यानी ब्लड का निर्माण होता है। जब बच्चा कहाँ पर होता है? भ्रूण में होता है। फिर वयस्क में कहाँ कहाँ निर्माण होता है? वयस्क में तो अस्थिमज्जा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, और टांसिल और यकृत, 3 जगह इसका निर्माण होता है ब्लड का जब वयस्क हो जाता है। और फिर आते हैं कि ब्लड सीरम यानी रुधिर सीरम क्या होता है? रुधिर सीरम मानव रक्त में रक्त का थक्का बनाने वाले फाइब्रोजिन प्रोटीन को, तो किस प्रकार के प्रोटीन को? फाइब्रोजिन प्रोटीन को मानव रक्त से अलग कर दिया जाए। पहले मानव रक्त होगा, उसमें एक थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है जिसको फाइब्रोजिन कहते हैं। उसको अगर अलग कर दिया जाए तो बचे हुए भाग को हम रुधिर सीरम कहते हैं। ठीक है। और इसके अध्ययन को हम सेरोलॉजी कहेंगे। आइए जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो ये मैंने मानव का पैर बनाया हुआ है। ये हो गई हड्डी, ये हो गई हड्डियाँ और ये हो गई मसल्स, ये घुटना, ये पैर। तो जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है वो लिगामेंट करता है। हड्डियों का जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है यानी बोन टू बोन कनेक्शन व लिगामेंट। जैसे ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट बालू करती है, उसी प्रकार हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। और बोन प्लस मसल्स को जोड़ने का काम, जो मसल्स होती हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो उसको जोड़ने का काम टेंडन करता है। कौन करेगा? टेंडन। जो हड्डी से मांस जुड़ा होता है
वो किस से जुड़ा होता है? तो टेंशन से जुड़ा होता है। और मसल से मसल यानी मांस से मांस, तो इसको कौन जोड़ता है? तो इसको सिलेक्सर जोड़ता है। कौन जोड़ेगा? सिलेक्सर जोड़ेगा। फिर हड्डियों के भी खोखले भाग में पाया जाता है कौन सा? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाता है और प्लेटलेट्स बनाता है। और येलो बोन मैरो क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जिसको श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। और आरबीसी को लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इनका निर्माण कौन करता है? तो बोन मैरो करता है। अब आते हैं कि जो रक्तदान होता है यानी जिसको हम ब्लड डोनेशन कहते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या होता है। जो रक्तदान होता है वह कौन से किस आयु के व्यक्ति कर सकते हैं? तो 18 से 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता का वजन यानी जो रक्तदान कर रहा है उसका वजन लगभग 45 किलो केजी से ऊपर होना चाहिए, यानी 45 के ऊपर का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान की मात्रा कितनी होती है? तो रक्तदान जो है एक बार में कितना कर सकता है मनुष्य? संपूर्ण ब्लड का यानी संपूर्ण रुधिर का 10% वह रक्तदान कर सकता है। मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट मतलब जिसको हम कभी कभी आम बोलचाल भाषा में कहते हैं 2 बोतल। तो बोतल में जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? तो 350 ml ब्लड 1 यूनिट में होता है। 1 यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। पहले कितना था? पहले 450 ml ब्लड था जो 1 यूनिट में होता था। ठीक है। अब रक्तदान का अंतराल कितना होना चाहिए कि रक्तदान जो व्यक्ति कर रहा है उसको कितने गैप में यानी अंतराल में रक्तदान करना चाहिए? तो 90 दिनों का अंतराल होना चाहिए। यानी अगर हमने आज रक्तदान किया है तो इसके 90 दिनों बाद ही हम दूसरी बार रक्तदान कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 14 दिनों में भी कर देते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है वो लगभग 14 दिन होता है। और फिर क्या होता है? रक्तदाता के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी जो रक्तदान कर रहा है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर 100 ml में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम 100 ml में होना चाहिए। और फिर क्या है कि रक्तदान करने से पहले जो रक्तदाता है वो ध्यान रखे कि रक्तदान करने से पहले किसी भी मादक पेय पदार्थ यानी नशे की धूम्रपान से बचे, मादक पदार्थों का सेवन न करें। और कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है? तो जिसको एड्स होगा, पीलिया होगा या क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, इन रोगियों को रक्तदान करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो संक्रमण है ब्लड के द्वारा ही दूसरे में पहुंच जाता है। और क्या होता है? ब्लड बैंक में जहाँ पर ब्लड को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में जो ब्लड को कितने दिन तक रख सकते हैं? तो 42 से 45 दिनों तक किसी भी खून को उसको स्टोर करके रखा जाता है। और जो ब्लड बैंक का टेम्परेचर होता है, जहाँ खून को रखा जाता है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अन्यथा या कम ज़्यादा होने पर रक्त जमने की शंका बढ़ जाती है। और क्या होता है? रक्त जमे ना, इसके लिए क्या क्या मिलाया जाता है ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने से पहले? तो डेक्सट्रोज और सोडियम साइट्रेट, एथिल डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट जिसको EDTA कहते हैं, इन सबको भी ब्लड में मिलाया जाता है ताकि ब्लड को जमने से रोका जा सके। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है लिम्फोसाइट। यानी लसिका जिसको कहते हैं, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो ब्लड हम जानते हैं कि ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और प्रोटीन होता है। प्रोटीन लगभग हमारे ब्लड में 8% होता है। प्रोटीन की मात्रा 8%।
मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के कुछ भाग को, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी के कुछ भाग को जो लसिका बनाती है, लसिका किस प्रकार की होती है? तो यह रंगहीन या कभी कभी हल्के पीले रंग की होती है। तो यह हल्के पीले रंग की, हल्के पीले रंग की, हल्के पीले रंग की होती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारे शरीर में कई जगह गांठों के रूप में पाई जाती है, जैसे गर्दन के नीचे, यहाँ काक के नीचे, और हमारे बॉडी में भी हल्की हल्की गांठों के रूप में पाई जाती है, जिसे हमें समझ नहीं आती। और ये करती क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, योगदान क्या है? तो जो लसिका होती है वह रोग प्रतिरोधक होती है, यानी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता देती है। और यह जैसा कि मैंने बताया छोटी छोटी गांठों के रूप में हमारे शरीर में होता है। इसका काम क्या होता है? कीटाणुओं से लड़ने का काम करती है। कौन सा करता है? कौन करता है? तो लिम्फोसाइट, लिम्फ यानी जिसको हम लसिका कहते हैं। अब लसिका पाई जाती है कहाँ सबसे ज़्यादा बनती है? तो लसिका जो है प्लीहा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिन, स्प्लिन, प्लीहा, सबसे ज़्यादा लसिका गांठ होती है, सबसे बड़ी लसिका गांठ होती है। जो प्लीहा होती है, जो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, वो सबसे बड़ी हमारे शरीर की ग्रंथि होती है, जो लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करती है। इसको हम जैविक छन्नी भी कहते हैं। जैविक छन्नी किसको कहते हैं? स्प्लिन, क्योंकि वह हमारे शरीर से कीटाणुओं को निकाल निकाल कर छांट देती है, यानी बाहर कर देती है। मैंने कुछ एक वेंस बनाई है जिसमें लिम्फ नोड का समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाती हैं अगल बगल सेल्स, और ये हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स, यानी नसें, जिसमें खून प्रवाहित होता है। तो उसी खून में ही ये हल्की हल्की जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे लिम्फ कहते हैं, वो गांठों के रूप में भी पाया जाता है। देखा होगा आपने एनिमेशन में कभी कभी कि जो ब्लड सेल्स होता है उसको इसे गोल करके इसका एक भाग पतला कर देते हैं, उसमें कुछ सफ़ेद होती हैं, जो सफ़ेद वाली होती हैं उसको हम लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं। लिम्फोसाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे ब्लड में। ये था लिम्फोसाइट। और इसको भी याद रखिएगा कि प्रोटीन की मात्रा हमारे ब्लड में 8% होती है, या कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता था। और देखा होगा कि कभी कभी जो होता है कि हमारे यहाँ पर गलसुआ हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि गांठें पड़ गई हैं और वो दर्द होने लगती हैं, वो इसी का संकेत होती है कि वो लिम्फोसाइट जो गांठें होती हैं वह ग्रसित हो जाती हैं, यानी उसमें कुछ त्रुटि या विकार आ जाता है, तब वह उनसे सूज जाती हैं। यह लिम्फ का ही रक्त के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। तो रक्त क्या क्या करता है? तो रक्त गैसों का परिवहन करता है, सबसे पहला कि गैसों का परिवहन करता है। और क्या करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, और अपशिष्टों को बाहर निकालता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है, जैसे CO2 को। और तीसरा क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करके रोगों से बचाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, डेवलप करता है, और उससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। चौथा पॉइंट क्या है? पीएच को संतुलित रखता है। जो पीएच मान होता है ब्लड, उसको संतुलित रखने का भी कार्य करता है। और क्या है कि यह जल संतुलन में भी सहायक होता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर में ज़्यादातर जल ही पाया जाता है, तो उसको संतुलित करने का भी काम ब्लड करता है। रक्त स्राव करके घाव को सही करता है। जहाँ पर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, वहाँ क्या करता है कि वहाँ को ब्लड को सर्कुलेट करके घाव को सही करने का भी काम करता है। एंजाइम व हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। कभी कभी जो एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स, उनका भी यह परिवहन करता है। और क्या करता है कि जो ताप नियंत्रण होता है, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस का भी काम किसका भी होता है? ब्लड का ही होता है। अब आते हैं कि रक्त का स्कंदन।
जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी रक्त का थक्का तो बनता कैसे है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में स्कंदन कहते हैं। तो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, मिलकर इन तीनों से मिलकर एक बनता है प्रोटीन थ्राम्बिन। फिर थ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन यह मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन। जब फाइब्रिन और प्लेटलेट्स और विटामिन के तीनों मिलते हैं तब क्या बन जाता है, ब्लड का थक्का, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इनको याद रखिएगा कि जो कभी कभी पूछता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्राम्बिन, यह क्या होते हैं, यह ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। अब प्रतिस्कंदन, अब जो खून की थक्का होता है उसको गलाने का काम कौन करता है, प्रतिस्कंदन में सहायक प्रोटीन में सहायक प्रोटीन, इसका क्या नाम होता है, तो हिपैरिन। क्या नाम है, हिपैरिन। हिपैरिन किस में सहायक होता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि हिपैरिन क्या है, तो यह स्कंदनीय प्रोटीन है हिपैरिन। और फाइब्रोजिन, प्रोथ्राम्बिन, थ्राम्बिन या स्कंदन प्रोटीन होते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। इनको एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, हिपैरिन क्या होता है, फाइब्रोजिन, थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन ये किस में सहायक होते हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है।